आपने क्या कहा था, जो एक्सरे की वेवलेंथ होगी वो मिनिमम वैल्यू से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम वर्सेस वेवलेंथ कर्व। मतलब जो वेवलेंथ्स एमिट हो रही हैं वो कहां से कहां तक की एमिट हो रही हैं? लेमडा फ्रॉम hc/ev से लेके इन्फिनिटी तक की, यही हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हाँ या ना? अब ये वाली वेवलेंथ एमिट हो रही थी, तो रिपीट कर दूं? लिख, क्या क्या हेडिंग डाली थी? इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम वर्सेस वेवलेंथ कर्व। ठीक है, इतनी बात लिख लिया भाई। मतलब जो ये फोटॉन्स निकल रहे हैं वो इस वेवलेंथ से लेकर के इस वेवलेंथ तक के सारे निकल रहे हैं। तो इस वेवलेंथ के कितने फोटॉन निकलेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी। इससे अगली वाली वेवलेंथ के कितने निकलेंगे, इससे अगले वाले के कितने निकलेंगे, उसका कर्व। ठीक है, तो कर्व कैसा आता है देखो। कुछ इस टाइप का। ठीक है, और ये कौन सी हो गई? लेमडा मिनिमम। हाँ या ना? तो लेमडा मिनिमम वाले फोटॉन्स भी बहुत ही कम होते हैं और इन्फिनिटी वेवलेंथ वाले फोटॉन्स भी बहुत कम होते हैं। बीच में ऐसे कुछ फोटॉन्स होते हैं जिन जो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब बहुत कम ऐसे फोटॉन होंगे, एक या दो होंगे, जिनकी इंटेंसिटी क्या कर रही होगी, नहीं, ऐसे वेवलेंथ वाले फोटॉन्स एक दो होंगे जो निकलेंगे, और इन्फिनिट वाले भी एक दो होंगे जो निकलेंगे। ठीक है, बाकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिसपे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो भी देख लेते हैं अभी, तो बना लो इसे जरा। लिखो जरा, लिखो, कंसेप्ट ऑफ minimum wavelength is theoretical concept of minimum wavelength is theoretical, that is negligible photons are emitted with wavelength lambda minimum। ठीक है, मतलब इस वेवलेंथ के बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई फोटोन निकलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक और चीज बेटा, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है कि नहीं हो रही है? इस वेवलेंथ को मैंने लैम्डा नॉट कह दिया सपोज। ठीक है, लिखो जरा, फॉर फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, for photons of wavelength lambda naught, for photons of wavelength lambda naught, intensity is maximum और क्या रिलेशन है? lambda naught अंडर रूट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन है कि अगर आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते हो तो जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है वो क्या करेगी, घटेगी। हाँ या ना? ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज घटाते हो तो जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। क्लियर इतनी बात? ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कहीं पर मुझे आज तक कभी इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। ठीक है, इतनी बात तो इसको मैं बता भी नहीं सकता। अब ये बात हो गई हमारे पास। अब अपने पास क्या है, लिखो जरा, ये तो हो गया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कि फोटॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी कितने से, ईवी से। वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, अगर वो सारी एनर्जी लूज कर देते हैं तो मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन आएगा,
और कुछ भी लूज नहीं करते तो कितने का आएगा, इन्फिनिटी का, और कुछ पार्शियल लूज करते हैं तो बीच के वेवलेंथ्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम की क्या होंगी, वेवलेंथ्स होंगी, कोई इशू नहीं इसमें। चलो अब जरा देखो एक मिनट, अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, अब इसमें क्या कहानी है बेटा, चलो अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। क्या कहानी है, हमारे पास ये कोई टारगेट मटेरियल का एटम है, ऐसे इसके शेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे, जो भी है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E इंटू वी, है या नहीं, ठीक है, इतनी बात। अब क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन आए और मान लो इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया और जो एनर्जी कोलिजन के दौरान लूज करी वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के बराबर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहीं एक्साइट हो जाएगा, एटम एटम एक्साइट हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, मान लो यहां चला गया, ठीक है, यहां गया तो यहां तो ये रहना नहीं चाहेगा, तुरंत ये क्या करेगा, वापस आएगा बाय एमिटिंग व्हाट, रेडिएशन, दैट इज फोटॉन्स। एक्सरे एमिट करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, जो इसके करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो these X-ray photons are produced due to knocking of electrons of target atom to higher energy level ठीक है, इतनी बात। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन आया वो अंदर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी टकरा सकता है, इससे ऊपर वालों के साथ भी टकरा सकता है, इसके ऊपर वालों के साथ भी टकरा सकता है, इसके ऊपर वालों के साथ भी टकरा सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे सीरीज मिलती है। ठीक है, इतनी बात। तो अगर हम बात करें, चलो बना देते हैं, मिटा दूं इसे, बना लो जल्दी फटाफट, लिखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सीरीज। कैसे, डिफरेंट सीरीज कौन सी, एंड सो ऑन। ठीक है, डिफरेंट सीरीज। अब अगर इलेक्ट्रॉन नॉक हुआ कहां से, के शेल से, तो ऊपर जा सकता है किसमें, एल में, एम में, एन में, ओ में, फर्दर जा सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो जब वहां से वापस आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, के सीरीज एक्सरे। अगर एल वाला इलेक्ट्रॉन नॉक हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, एल सीरीज एक्सरे। वापस जब आएगा तो मतलब वापस आएगा तभी फोटोन एमिट करेगा, अभी तो जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, और जब वापस आएगा तो क्या रिलीज करेगा, फोटोन। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो अपने पास क्या आ रहा है, आप ऐसे देखो, अगर एल में गया और एल से वापस आ रहा है, एम में गया, एम से वापस आ रहा है, एन में गया, एन से वापस आ रहा है, ओ में गया और ओ से वापस आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, के सीरीज। क्या कहलाएगा, के सीरीज एक्सरे कहलाएगा, यस और नो, क्या कहलाएगा, के सीरीज एक्सरे। उसमें भी एक चीज देखो, के सीरीज में भी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है, तो इसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, इसका एनर्जी डिफरेंस
ज्यादा है तो थोड़ी सी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका और ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ और ज्यादा छोटी हो जाएगी। इसका और ज्यादा है तो और ज्यादा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसको हमने कहा के अल्फा, इसको हमने कहा के बीटा, इसको हमने कहा के गामा, इसको हमने क्या कहा, के डेल्टा एंड सो ऑन, जो भी होंगे। क्लियर इतनी बात। इसके बाद अगर एल से नॉक होता है और एम में गया, एम से वापस आया, एन से वापस आया, ओ से वापस आया, ऐसा कुछ है, तो ये क्या हो गया, एल सीरीज हो गया कि नहीं हो गया। और ये एल अल्फा, ये एल बीटा, ये एल गामा एंड सो ऑन, होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। इसी तरीके से यहां से भी नॉक हो सकता था। ये कौन सी सीरीज, एम सीरीज, एम अल्फा, एम बीटा, हाँ या ना। अब जरा मजेदार बात देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन कौन से होंगे, के सीरीज वाले, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल क्या होगा, बड़ा, हाँ या ना। उसके बाद कौन से होंगे, एल वाले होंगे। उसके बाद कौन से होंगे, एम वाले होंगे, हाँ या ना, फिर एन वाले जो भी होगा। तो एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन्स K is greater than energy of X-ray photons L greater than energy of, क्या कहते हैं, X-ray photons M and so on, ऐसे होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। क्लियर है। मतलब एनर्जी ज्यादा होगी तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी, इसकी थोड़ी बड़ी होगी, इसकी और ज्यादा बड़ी होगी। अब विद इन द सीरीज अगर हम देखें, विद इन द सीरीज देखें, विद इन द सीरीज देखें, तो एक बात बताओ, एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, अल्फा वाले की, फिर बीटा वाले की ज्यादा होगी, फिर गामा वाले की और ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी बात। तो एनर्जी ऑफ अल्फा इज लेस देन एनर्जी ऑफ बीटा, इज लेस देन एनर्जी ऑफ गामा, लेस देन एनर्जी ऑफ डेल्टा एंड सो ऑन, ऐसा होगा कि नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा एंड सो ऑन, ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात। अब है क्या चीज, पहली चीज तो ध्यान रखना कि ये जो वेवलेंथ्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वाले आ रही हैं, ये लेमडा मिनिमम से छोटी ये भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि लेमडा मिनिमम में जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था पूरी की पूरी क्या हो गई थी, फोटोन में चली गई थी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कोलिजन में सारी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में नहीं जाएगी, कुछ तो जो आया था इलेक्ट्रॉन वो भी लेके जाएगा, हाँ या ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वेवलेंथ्स बड़ी होती हैं किससे, के सीरीज की वेवलेंथ, एल सीरीज की, एम सीरीज की, सबकी वेवलेंथ्स लेमडा मिनिमम से क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, इतनी बात। अब उसमें भी सबसे पहले सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी आएंगी, के वाले की, फिर किसकी आएंगी, एल वाले की, फिर किसकी, एम वाले की। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, पहले बना, लिख लिया, इतना नोट कर लिया सबने। अब लिखो जरा, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व। मिटा दूं ये सब ड्रामा। चलो अब देखो भाई, क्या कहानी है, फोन करके इतना तंग करते ना लोग, बंद नहीं करते। अब देखो भाई, बनाओ इसे, कैसे बनेगा, ये वेवलेंथ और ये हमारे पास इंटेंसिटी, लैम्डा मिनिमम, ऐसा कुछ। अब ध्यान सुनना, कॉन्टिन्यूस वाले तो है ही, उसके साथ कौन आ गए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक वाले आ गए। मान लो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कॉन्टिन्यूस वाले 10 फोटॉन्स हैं, 4 किसके आगे, कैरेक्टरिस्टिक के आगे, तो इंटेंसिटी अचानक यहाँ एब्रप्टली क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, इतनी बात। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ जहां पर इंटेंसिटी अचानक क्या कर रही है, बढ़ रही है।
ऐसे बना दिया मैंने। अब जरा देखो, अगर मैं इसको कहता हूं लेमडा के गामा, तो ये क्या होगा? लेमडा के बीटा, लेमडा के अल्फा। पहले तो के सीरीज की वेवलेंथ आएगी छोटी, और उसमें भी सबसे छोटा कौन होगा, गामा या डेल्टा? मैंने डेल्टा बनाया नहीं, तो मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, गामा से। गामा के बाद जो भी आएगा क्या आएगा, बीटा आएगा। देख लो, आप देखो वेवलेंथ क्या हो रही है, सबसे छोटी किसकी है, डेल्टा की। तो सबसे पहले कौन आया, गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। अब अल्फा आ गया मतलब के वाले सारे खत्म हो गए, कौन सा वाला, के वाला। अब आ जाओ किस पे, एल, एल लेमडा एल अल्फा, सॉरी एल बीटा, लेमडा एल अल्फा। ये आ गया कि नहीं आ गया, एल भी खत्म हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा, एम आएगा। अगर मैं दो और बना दूं यहाँ, लेमडा एम बीटा, लेमडा एम अल्फा, एंड सो ऑन। बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा? ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो बेटा, अब हम पहले यूजेस देख लें इसके एक्सरे के, उसके बाद सवाल देख लेते हैं, ठीक है? कुछ बचा नहीं इसमें। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। लिखो सबसे पहले, लिखे भाई, कितना समय लगाओगे फिर? लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इनविजिबल टू आईज। हाँ या ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इनविजिबल टू आईज। है तो लाइट ही ये भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इनविजिबल टू आईज। कोई दिक्कत है भाई इसमें? ठीक है। अब लिखो जरा दूसरा, एक्स रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड, पोलराइज्ड अंडर सूटेबल कंडीशन। लाइट ही तो है, तो सूटेबल कंडीशन में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब शो करेंगे। हाँ या ना? एक्सरेज कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड, पोलराइज्ड अंडर सूटेबल कंडीशंस। तीसरा पॉइंट, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्यों? फोटॉन्स हैं भाई, ठीक है। नॉट डिफ्लेक्टेड बाय ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अगला क्या हमारे पास, लिखो affect photographic plate more strongly than ordinary light, affect photographic plate more strongly than ordinary light, ठीक है। अगला, हाई पेनिट्रेट, वेवलेंथ छोटी है तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। हाई पेनिट्रेटिंग पावर कैन पास थ्रू पेपर और फ्लैश, कैन पास थ्रू पेपर और फ्लैश। हाँ या ना? ठीक है। इसी वजह से तो यार हड्डियों में क्रैक्स दिखते हैं। अगर आप, हमें पता है हमारा पंजा ऐसा है, ये हड्डी है, ये हड्डी है, हमें स्ट्रक्चर इसका पता है। अब मान लो यहाँ से टूट गई, तो एक्सरे जब पास करूंगा तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, गैप दिखाई पड़ेगा, बाकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। या किसी भी मेटल में क्रैक जो होता है वो इसी वजह से दिखता है क्योंकि एक्सरे क्रैक के थ्रू क्या कर जाता है, पास कर जाता है, ठीक है, इतनी बात। अगला लिखो, कैन प्रोड्यूस, कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन इंसिडेंट ऑन डिफरेंट मेटल्स। हाँ या ना? अरे फोटॉन्स ही हैं, एनर्जी ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन इंसिडेंट ऑन डिफरेंट मेटल्स। कैन आयनाइज गैस थ्रू विच इट पास, बिल्कुल सही बात है। अरे किसी गैस के थ्रू अगर पास करेगा तो उसको आयनाइज कर सकता है। कैसे? जब टक्कर होगी एक्सरे फोटोन की तो गैस का मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट आउट हो जाए, तो क्या हो जाएगी, गैस आयनाइज हो जाएगी, ठीक है। कैन प्रोड्यूस जेनेटिक म्यूटेशन, कैन प्रोड्यूस जेनेटिक म्यूटेशन।
अगली चीज क्या, देखो भाई, अगर हमारे पास कोई ये मटेरियल है, इधर मटेरियल है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो इसको देख लेते हैं। इधर मटेरियल है, इसके ऊपर एक्सरे पड़ रहा है भाई, क्या इंसिडेंट है, ये x इक्वल टू 0 है, मटेरियल इधर है, इस पे क्या पड़ा, एक्सरे, और यहां पर इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट, कितनी एक्सरे की इंटेंसिटी, आई नॉट। तो जब हम x अंदर आ गए, ये डिस्टेंस कितना, x, तो यहां पर इंटेंसिटी इज आई नॉट e की पावर माइनस म्यू इंटू एक्स। म्यू इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ग्रेजुअली इंटेंसिटी क्या करेगी, घटेगी, कैसे, एक्सपोनेंशियली, और म्यू हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो लिखो जरा, इस तरीके से इंटेंसिटी का क्या है, वेरिएशन है। तो यूजेस आपको पता ही है, किसी भी सॉलिड बॉडी में कहीं पर भी क्रैक आ जाए तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर हम हड्डियां टूटने पे ही करते हैं, या किसी क्रिस्टल में क्रैक है, मतलब ब्रिज में कोई क्रैक वगैरह है, तो उसके लिए हम उसके थ्रू क्या पास करेंगे, एक्सरे पास करेंगे। अगर पास कर गया एक्सरे तो जहां मेटल है वहां तो इमेज आ जाएगी उसके पीछे। तो मान लो ये मेरे पास एक मेटल है, इसमें हल्का सा ये क्रैक सा है, तो ये क्रैक जब इमेज लूंगा इसकी तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगा, बाकी ये सब मेटल की क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस मेटल में क्या है, क्रैक है, दैट इज मेटेलोग्राफी या क्रिस्टलोग्राफी, जो भी करना है, ठीक है। अब एक और काम, जो मेन काम है, उसके बाद हम सवाल करते हैं। लिखो मॉसलीज लॉ, मॉसलीज लॉ। पीरियोडिक टेबल देने वाला कौन था, मॉसली था शायद, बाकी सब तो नकली काम कर रहे थे। तो मॉसली ने क्या करा, लिखो मॉसली कैरिड आउट, उसने क्या करा, एक्सरे मशीन में हर एलिमेंट को टारगेट बनाया, और हर एलिमेंट को टारगेट बनाया एक एक करके, जो भी उतने जितने भी उस समय पे थे, ठीक है, उनको टारगेट बनाया, और उनका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ा अलग से, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, मॉसली कैरिड आउट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे spectrum, mostly carried out systematic study of characteristic X-ray spectrum of different elements, making them as target in X-ray tube, making them as target in X-ray tube, ठीक है। अब देखो जरा, मान लो हमारे पास कोई भी हमने टारगेट ले लिया, ठीक है, टारगेट लिया हमने कुछ भी, उसका एटॉमिक नंबर कितना, Z, ठीक है, कोई टारगेट एलिमेंट लिया, उसका एटॉमिक नंबर कितना, Z, ठीक है। अब हो क्या रहा है, NL से जब इलेक्ट्रॉन हमने हिट कराया, किस वाले पे, शेल नंबर NL पे, भाई ये ऐसा था, ये मान लो NL था, इस पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है, और ये किधर चला गया, NH में चला गया, तो ये क्या करेगा, वापस आएगा तो क्या एमिट करेगा, फोटोन। तो फोटोन जो एमिट करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो चलो देखते हैं भाई, फोटोन की एनर्जी क्या होगी, इट वुड बी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एक्सरे फोटोन इज इक्वल टू कितना, E NH माइनस E NL, ये आ गया, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, दिस वुड बी H इंटू एफ, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी f है तो H इंटू एफ इज इक्वल टू RHC Z माइनस A का होल स्क्वायर 1/n L का स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर,
बस हम क्या करते थे, बोर एटॉमिक मॉडल में इसको z माइनस ए ना लिख करके z स्क्वायर लिखते थे, याद है। लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है, ठीक है इतनी बात। तो जिस भी शेल से इलेक्ट्रॉन उठाएगा, ठीक है इतनी बात, तो उस जगह पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज z नहीं होगा, कुछ अलग होगा। तो मैंने उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या लिख दिया, z माइनस ए लिख दिया, ठीक है इतनी बात क्लियर है। चार्ज नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन से जब प्रोटॉन से मल्टीप्लाई होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो, और z माइनस ए क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या पॉजिटिव चार्ज विच इज एक्टिंग ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हैं। अब ये आ गया आपके पास, h से h कट गया, आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो तो अंडर रूट एफ इज इक्वल टू अंडर रूट आर सी, अंडर रूट आर सी 1 अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच स्क्वायर इंटू जेड माइनस ए, ठीक है इतनी बात। ये भी डिपेंड करेगा किस पे, किस शेल से किस शेल में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, और ये सब क्या कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को मैंने नया नाम दे दिया क्या, बी। तो अंडर रूट एफ इज इक्वल टू बी जेड माइनस ए, ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट आर सी 1 अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच स्क्वायर, ये बी हो गया, ठीक है। एंड ए इज कॉल्ड एज व्हाट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा लिखते हैं थोड़ा सी इनके बारे में बातें। लिखो ए कौन सा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। लिखो ए इज फिक्स्ड फॉर गिवन एक्सरे सीरीज, अगर के सीरीज है तो उसका ए क्या होगा, फिक्स होगा। एल सीरीज है तो उसका ए क्या होगा, फिक्स होगा। एम सीरीज है तो उसका ए फिक्स होगा। लेकिन डिफरेंट सीरीज के लिए क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। तो ए इज फिक्स्ड फॉर गिवन सीरीज बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीरीज, बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीरीज, ठीक है इतनी बात। अब लिखो बी is constant which is different within the series, अपनी खुद की सीरीज में भी डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं के अल्फा की बात करूं तो के अल्फा की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, के बीटा की बात करूं 1 और 3, तो बी इज डिफरेंट विद इन द सीरीज इटसेल्फ, ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब जब उसने ग्राफ प्लॉट किया, अब उसने क्या करा, मॉसली ने ग्राफ प्लॉट करा एफ अंडर रूट एफ वर्सेज जेड का। तो लिखो जरा, मॉसली प्लॉटेड ग्राफ ऑफ, ग्राफ प्लॉट करा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेज एटॉमिक नंबर, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बना दो ग्राफ इसका। ग्राफ जब आप बनाओगे कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, हाँ या ना, ठीक है इतनी बात। दिस एंगल थीटा tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, बी, हाँ या ना, ठीक है। और ये होगा ए, जेड की वैल्यू कितनी, ए। भाई एक बात बताओ, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं, चलो बना लिया ये, अब जरा एक काम करते हैं, मान लो मैं एक्सरे स्पेक्ट्रम बना रहा हूं के सीरीज का, किसका बना रहा हूं, के सीरीज का, ठीक है इतनी बात। तो के सीरीज की बात करते हैं। फॉर के सीरीज
भाई गिवन सीरीज के लिए ए तो फिक्स होता है ना, तो के सीरीज के लिए ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब के में बहुत सारे आते हैं, के अल्फा, के बीटा, के गामा, ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे? मान लो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, इतनी बात, अल्फा बीटा गामा, तो इनमें से तीनों में से कौन सा अल्फा वाला है, कौन सा बीटा वाला, कौन सा गामा वाला, ठीक है, इतनी बात। तो अगर मैं अल्फा वाले की बात करूं, अल्फा वाले की बात करूं तो अंडर रूट आर सी 1 - 1/4, यानी कितना 3/4, ये अल्फा वाले के लिए बी हो गया, ठीक है, इतनी बात। बीटा वाले के लिए कितना 1 - 1/9, मतलब अंडर रूट 8/9 आर सी, और उसके लिए कितना 15/16, कौन बड़ा है सबसे ज्यादा, 15/16 वाला, तो ये कौन सा हो गया के गामा, ये कौन सा के बीटा, और ये कौन सा के अल्फा, इस टाइप से पूछ सकता है आपसे, ठीक। इसी तरीके से एल वाला लोगे तो भी एल गामा क्या होगा, ऊपर होगा, एल बीटा उसके नीचे कौन, एल अल्फा, ठीक है भाई। अब जरा हम सवाल कर लें कुछ। अब अपने पास क्या है, देखो एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, हमें दो एलिमेंट दे दिए गए ए एंड बी, ठीक है, और उनका इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व दे दिया गया, ठीक है। एक है ब्लैक कलर से और एक ब्लू कलर से, ठीक, इतनी बात। अब इसमें ब्लैक वाला हमारा है ए और ये है बी एलिमेंट, ठीक है, ब्लू वाला कौन सा, बी एलिमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। ब्लू वाले का के अल्फा, अरे यार ये ब्लू कलर से बनाना था, ब्लू वाले का के अल्फा ये रहा, और ब्लैक वाले का के अल्फा यहां है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ए वाले का कितना था वी ए, एटॉमिक नंबर ए वाले का कितना जेड ए, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बी वाले का वी बी, और एटॉमिक नंबर बी वाले एलिमेंट का कितना जेड बी। चार ऑप्शन हमारे पास, पहला देखना सारे पूरे हो गए, ऑप्शन हो गए शायद, चलो बताओ कौन सा सही है। वोल्टेज में तो आसानी से दिख रहा है, कौन सी बड़ी है, वी ए बड़ा है किससे, वी बी से, तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, बाकी चेक करो। फर्स्ट और थर्ड में से कोई ना कोई आंसर है, वो तो दिख रहा है, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ किसकी छोटी है, ए वाले की, तो ए वाले का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। लक्ष्य कह रहा है फर्स्ट आंसर है, अभी चेक कर लेते हैं भाई, पता नहीं फर्स्ट है या थर्ड है, चलो मैं बता देता हूँ। ऐसे मत करो, न्यूमेरिकली करो ना, देखो आपको पता है अंडर रूट एफ को लिख सकता हूँ सी बाई लेमडा, और हम के अल्फा की बात कर रहे हैं दोनों में, तो के अल्फा में क्या होता था, बी होता था अंडर रूट 3 RC/4 इंटू
z माइनस 1, यही होता था कि नहीं होता था? एक बात बताओ, किसका लेमडा छोटा है? बी वाले का। बी वाले का लेमडा क्या है? छोटा है। लेमडा छोटा है तो जेड बी वाले का क्या हो गया? बड़ा हो गया, हाँ या ना? तो जेड बी वाले का बड़ा हो गया तो कौन सा आंसर आ गया? थर्ड आ गया। सिंपल यार, करके तो देखो, अपने आप दिख रहा है। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारोगे मर जाओगे। ठीक है, हाँ बोल बोल, मुझसे बता, मुझे बता क्या दिक्कत है। क्लियर है? ठीक है, कोई ऑब्वियस सी बात है, यही तरीका है ना लेमडा निकालने के लिए। और कौन सा लेमडा निकाल रहे हैं? लेमडा के अल्फा निकाल रहे हैं, तो उसमें के अल्फा में क्या होगा? 1 से 2 वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3/4 RC, और इसको क्या लिखा? C बाय लेमडा। अब देखो जरा, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, तो अगर जेड बड़ा होगा तो लेमडा क्या होगा? छोटा। किसका लेमडा छोटा है? बी वाले का, तो जेड क्या होना चाहिए? बी का बड़ा होना चाहिए। अरे दिख तो रहा है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इतनी बात। अब अगला देखो भाई, अगला देखो बेटा, हमारे पास क्या है? लिखो, इफ lambda minimum, if lambda minimum is minimum wavelength of X-ray spectrum and lambda k alpha is wavelength of k alpha series, lambda k alpha is wavelength of k alpha series. Now if accelerating voltage is increased, then हमने क्या बढ़ाया? v बढ़ाया। then ऑप्शन में है पहला ऑप्शन, lambda k alpha minus lambda minimum increases, दूसरा lambda k alpha minus lambda minimum decreases, तीसरा lambda k alpha increases, चौथा lambda k alpha decreases। जल्दी बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इससे ज्यादा औकात के नहीं आएंगे। ए और कोई नहीं हो सकता है? सोच ले, दिमाग लगा ले, ए ही है भाई, बाकी कुछ नहीं होगा। आप ऐसे देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व, मान लो ऐसा था, ये लेमडा मिनिमम है और यहां पर क्या है? लेमडा के अल्फा। ऐसा कुछ है कि नहीं है? अब अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हो, ठीक है, इतनी बात, तो मिनिमम वाला क्या हो जाएगा? पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ये चेंज करेगा कि नहीं करेगा? ये चेंज नहीं करेगा भाई, ये तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के बराबर था। इससे क्या मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का? ठीक है, इतनी बात। तो अब नया ग्राफ क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये तो यही रहा, लेकिन लेमडा मिनिमम कहाँ चला गया? इधर चला गया, हाँ या ना? तो लेमडा के अल्फा माइनस लेमडा मिनिमम क्या कर गया? बढ़ गया। यस और नो? ठीक है, तो ये चीज क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कौन सा आंसर आ गया अपने पास? ए आ गया। ठीक है, इतनी बात कर लोगे भाई? ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरे वाली कहानी आ गई। ठीक है, इतनी बात। बुकलेट आपको सॉल्व करनी है, डाउट आपको लेने हैं, मैं आगे बढ़ूंगा जरा। ठीक है, लिखो जरा, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में भाई हमें सिर्फ न्यूक्लियस से मतलब होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से मतलब नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, न्यूक्लियस के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है? न्यूक्लियस
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये कहानी आएगी। ठीक है, इतनी बात आप लिखते जाओ। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल elementary particle. Neutron is neutral elementary particle. अब देखो यार, आपको जब आप सवाल करोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन होगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी वगैरह कुछ निकलवाना है, ठीक है, वो या तो AMU में गिवन होगा या KG में गिवन होगा। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं आपको कोई मास बता दूं और पेपर में कुछ अलग है तो पेपर वाला यूज करना है, ठीक है। और मास में बताऊंगा आप याद भी नहीं कर पाओगे, 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक बताऊंगा, ठीक है। इतनी बात तो उसका कोई फायदा है नहीं कि मैं आपको बताऊं। तो हमने क्या कहा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एलिमेंट्री न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। मास स्लाइटली ग्रेटर देन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, मास स्लाइटली ग्रेटर देन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, उससे थोड़ा सा बहुत कम सा ज्यादा होगा, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, इन दोनों को हम एक साथ क्या रेफर करते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है। क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप लिखो जरा, लिखो, since atom is electrically neutral, therefore number of electrons in extra nuclear part is equal to number of protons inside nucleus, ठीक है भाई। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में उतने ही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिनोटेड बाय Z, ठीक है। इतनी बात। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज A, हाँ या ना, ठीक है, डिनोटेड बाय A। न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो X A Z, A इज व्हाट, मास नंबर, Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, ठीक है। लिख लो भाई। अब इसमें सबसे पहले लिखो आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स की कहानी क्या है भाई, अगर कोई भी एलिमेंट है उसके हजारों करोड़ों इनफाइनाइट आइसोटोप पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कार्बन, तो 12, 13, 14 यही पढ़ते हैं हम। 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, हो सकता है। लेकिन वो नेचर में उतनी अबंडेंस में पाया ही नहीं जा रहा है। कार्बन 12 सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, 99.99% कार्बन 12 हो गया, तो थोड़ा बहुत कार्बन 14 हो गया, थोड़ा बहुत कार्बन 13 हो गया, बाकी के लिए जगह ही नहीं बची कि हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आइसोटोप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, एटम्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, इनको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। आपने खूब पढ़े हुए आइसोटोप्स, है ना, तो उससे एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला लिखो आइसोबार्स। अच्छा, आइसोटोप्स में एक और चीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम। ये केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन व्हाट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब लिखो आइसोबार्स। आइसोबार्स में सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। जिंक 9230, मतलब 92 क्या है, मास नंबर, 30 क्या है, एटॉमिक नंबर। एंड मॉलिबेडनम 9242, मॉलिबेडनम 9242। तो देखो मास नंबर दोनों का 92 है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, अलग है।
और भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैं बता ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं। अगला लिखो, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि क्या सेम हो गया, a माइनस जेड सेम, हाँ या ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज a माइनस जेड इज सेम। एग्जाम्पल लिख लो, बेरिलियम 94, बेरिलियम 94 एंड बोरॉन 10 5। 9 minus 4 is what, 5, 10 minus 5 is also what, 5। ऐसे कार्बन 13 6, नाइट्रोजन 14 7, सेम हो गया, हाँ या ना, ठीक है। अगला लिखो, मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई, nucleus having same mass number but with proton number and neutron number can be interchanged, with proton number and neutron number can be interchanged। मास नंबर सेम है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर एक दूसरे से क्या हो सकता है, इंटरचेंज। एग्जाम्पल लिखो, ट्रीटियम H31, हाँ या ना, H31, हीलियम 32। अरे भाई एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रीटियम H31 और हीलियम 32, मास नंबर दोनों का सेम है। लेकिन एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एक, और न्यूट्रॉन कितने, दो, ठीक है। अब इसमें जरा बताना प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, एक, इंटरचेंज हो गए कि नहीं हो गए, इस टाइप का कुछ, ठीक है। अब लिखो जरा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहली प्रॉपर्टी, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze, ये सुनो, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस प्लस Ze, इतना चार्ज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब लिखो साइज ऑफ न्यूक्लियस, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस देखो, अब न्यूक्लियस बनता किससे, न्यूक्लियॉन से, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे ही हो सकते हैं, ऐसे होता है कि नहीं होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लो कुछ प्रोटॉन है कुछ क्या है, न्यूट्रॉन है। किसी भी एक न्यूक्लियॉन का एवरेज रेडियस इज R0, मतलब इंडिविजुअल प्रोटॉन का या इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का हमने एवरेज रेडियस क्या कर दिया, R0, एंड इट इज नियरली इक्वल टू 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है। अब अगर मैं न्यूक्लियस का साइज जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, ए, अरे कैपिटल ए तो हो गए, हाँ या ना, क्योंकि मास नंबर उसका ए होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं न्यूक्लियस के, तो दैट वुड बी ए टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियॉन, हाँ या ना, तो कितना आ गया, 4/3 पाई आर ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू 4/3 पाई R0 क्यूब, हाँ या ना, 4/3 पाई कट जाएगा, आर ऑफ न्यूक्लियस इज R0 ए की पावर 1/3, हाँ या ना। तो हमेशा साइज ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास नंबर की पावर 1/3, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, साइज नहीं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3, ठीक है भाई। अगर आप ए को 27 ले लो मान लो, ठीक है, इतनी बात, तो कितना आ जाएगा, 3R0, हाँ या ना, न्यूक्लियस का रेडियस, क्लियर है। अब अगली चीज लिखो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की जब आप बात करोगे, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा,
मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यही होगा। मास ऑफ न्यूक्लियस, अगर आप मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करो तो कौन है, न्यूक्लियॉन्स है, उसमें Z प्रोटॉन्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मास ऑफ न्यूक्लियस Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई R न्यूक्लियस का क्यूब। अरे यस और नो, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। एक चीज और है बेटा, जो न्यूट्रॉन का मास है और प्रोटॉन का मास है वो लगभग लगभग क्या हमारे पास सेम है, हाँ या ना। अगर वो लगभग लगभग सेम है भाई, तो हम ये मान सकते हैं कि ये ZMN और ये ZMP नियरली क्या कर जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, रो इज इक्वल टू A इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू A, यस नो। अरे आर न्यूक्लियस के रेडियस की वैल्यू डाल दी, ये आ गया कि नहीं आ गया, ए से आपका ए निपट गया, निपट गया कि नहीं निपट गया। अब एक बात बताओ, मास ऑफ न्यूट्रॉन फिक्स है, R0 भी फिक्स है, मतलब ये वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। और ये कांस्टेंट कितना आ रहा है, 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, इतनी बात, मतलब हाईली डेंस है पहली बात तो, ठीक है, इतनी बात। और डेंसिटी सारे न्यूक्लियस की लगभग लगभग क्या है, सेम है, ठीक है, इतनी बात। मतलब अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाओ तो उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी किसी दूसरे के न्यूक्लियस की डेंसिटी के क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस density of nucleus is same for all elements, ठीक है भाई, ये बात हो गई। दूसरी चीज अब आ जाओ, लिखो जरा अगली प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स, न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स। जैसे हमने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनके क्वांटम स्टेट्स होते थे, हाँ या ना। अरे कहा है कि नहीं कहा, N L M और S, N L M और S, N क्या करता था, प्रिंसिपल एनर्जी के बारे में कमेंट करता था, L एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता था, ठीक है, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताता था, S उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में कमेंट करता था, ये सारी कहानी थी। इसी तरीके से जो भी न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर, और एक और चीज थी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी था, कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो सेम यहाँ पर है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं तो उनकी खुद की भी क्या है, क्वांटम स्टेट्स हैं, और किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन्स की क्वांटम स्टेट सेम नहीं होगी। उसमें भी चारों ही होते हैं, एनर्जी भी होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी एसोसिएटेड ओनली विथ व्हाट, प्रोटॉन्स, नॉट विथ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इतनी बात। स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो ऑल न्यूक्लियॉन्स will have quantum states such that no two nucleons will have same quantum states, such that no two nucleons will have same quantum states। बात समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब किन्हीं भी दो की क्वांटम स्टेट सेम नहीं होगी। अब ज्यादा हमने 11th-12th में ध्यान रखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, यार हमने सिर्फ वेवलेंथ ही निकाली है, एनर्जी डिफरेंस ही खोजते रहे, बाकी कुछ हमने करा नहीं है 11th-12th में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमने श्रोडिंगर ढंग से पढ़ा है, कहाँ पढ़ा हमने, ठीक है। तो हम बाकी क्वांटम स्टेट्स के बारे में ढंग से बात ही नहीं करते कभी भी, हम सिर्फ
केमिस्ट्री में एन, एल, एम और एस निकालना सीखते हो तो बेवकूफ़ी है, ठीक है भाई। एन का खेल क्या है, एल का खेल क्या है, वो बहुत ही माइन्यूट जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या, हम ज्यादातर कंसर्न रहेंगे किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट पे, मतलब एनर्जी वाले पे, ज्यादा वहीं पे खेलेंगे, ठीक है। तो आप लिखो जरा, आप एक बात बताओ, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। He प्लस की बात करें तो मैक्सिमम 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। इतनी बात, मतलब जो एनर्जी डिफरेंस था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का था। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर बात करूंगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ व्हाट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। इतनी बात, यानी कि जब हम सिंपल से एटम्स की बात, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात कर रहे थे, तो वहां पर जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा था उसमें इंफ्रारेड था, विजिबल था, अल्ट्रावायलेट था, एक्सरे भी आ गया था। जब हमने एटॉमिक नंबर बढ़ाए थे, हमने एटॉमिक नंबर बढ़ाए तो कौन आ गया था, एक्सरे भी आ गया था, ठीक है। इतनी बात, मतलब 200-250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस हो गया था एक्सरे वाले में। लेकिन जब मैं यहां बात कर रहा हूं, ठीक है, इतनी बात, तो यहां पर हमारे पास जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स में, दैट इज मच हाइयर ऑफ ऑर्डर व्हाट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है, विल बी ऑफ ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब क्यों आ रहा है ऐसा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, ये भी तो पता होना चाहिए कि आ क्यों रहा है, ठीक है। वहां पर तो हमने निकाला था, ठीक है, एनर्जी डिराइव करी थी, ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, करा था कि नहीं करा था। यहाँ हम डिराइव नहीं करते हैं तो हम बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डिराइव कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने क्या कहा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स विल बी ऑफ ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। इतनी बात, अब जरा ध्यान दो कैसे डिराइव करेंगे। न्यूक्लियस क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड ही है यार, 2.3 इंटू 10 की पावर 17, तो सॉलिड से कम तो है नहीं, और बहुत अच्छा सा सॉलिड है, वैसा सॉलिड हमें यहाँ मिलता भी नहीं बाकी। तो अब, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, Ze प्लस, ठीक है। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है, चार्ज इसका Ze प्लस है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना था, आर न्यूक्लियस, आर एन, हाँ या ना, निकाला वो हमने। अगर मैं सिर्फ इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो वो किस ऑर्डर की, वही देख लो, सॉलिड स्फीयर के लिए होती थी, अगर याद करो, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होती थी 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इतनी बात याद है या नहीं है, होती थी, हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए होता था के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। इतनी बात, तो चलो अगर याद नहीं है तो हम इलेक्ट्रोस्टैट में डिराइव करेंगे। अब ये सॉलिड स्फीयर की क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो जरा देखो U किसके बराबर आ रहा है, 3/5, मतलब मैं एक एवरेज सा ले रहा हूँ, मतलब जबरदस्ती यही बढ़ा रहा हूँ, के कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू वट ई स्क्वायर अपॉन आर, आर में मान लू 10 की पावर -15 का, मान लू ऐसे ही, तो कितना आ गया 10 की पावर -15। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये एनर्जी लगभग लगभग किसके आ रही है, 12 या 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ रही है, क्योंकि ये तो जूल्स में लिखा हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इतनी बात, तो क्या आ गया, 12 या 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ गई। मतलब जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो किस ऑर्डर के होंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के, ठीक है। अगर इतनी एनर्जी है तो इसी ऑर्डर की काइनेटिक एनर्जी भी रही होगी, वो इससे कम तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लिखो जरा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेग सा डेरिवेशन है, हमने एक्चुअल डिराइव नहीं करा, हमने बस आपको एक आइडिया दिया कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा, पोटेंशियल इस ऑर्डर का है, काइनेटिक अगर 0 भी हो तो भी कितनी एनर्जी हो गई टोटल, इतनी हो गई कि नहीं हो गई। अब तो इसी वजह से मैं क्या कह रहा हूं कि क्या ऑर्डर है एनर्जी का, क्या कहते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब एक और चीज, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है भाई। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हाईली स्टेबल इनसाइड न्यूक्लियस, क्योंकि एनर्जी कितनी है उनकी ऑर्डर की,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर मैं एक प्रोटॉन निकालना चाहूं तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। जबकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किस ऑर्डर की देनी पड़ रही थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, इतनी बात। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही घुस जाता तो और ज्यादा स्टेबल हो जाता भाई, हाँ या ना? तो लिखो जरा, लिखो वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लियस। बताओ भाई। हाँ, देखो आप एक काम करो, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर होना है तो उसकी एनर्जी किस ऑर्डर की होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होगी। तो मानते हो कि नहीं मानते हो? मान लो एनर्जी किस ऑर्डर की आ गई? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रॉन इज इन let us assume electron is in nucleus, then it should have energy of order मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की मान रहा हूं। मान लो मैंने कितनी मान ली? काइनेटिक एनर्जी इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी मान रहा हूँ। 10 कैलकुलेशन में आसान रहेगा तो मैं 10 मान रहा हूँ। अब ये आ गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके साथ एसोसिएटेड वेव कैरेक्टर भी होगा। जरा उस वेव कैरेक्टर को देखते हैं। लेमडा is equal to h upon momentum. Momentum is what? Under root 2m into k. Lambda is equal to 6.6 into 10 की पावर minus 34 upon under root 2 into 1.6 into 10 की पावर नहीं सॉरी 9.1 into 10 की पावर minus 31 into 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ऐसा कुछ आ गया? आगे कि नहीं आगे? ये कितना हो गया? 50 हो गया। हो गया 50। ऊपर जाएगा तो कितना? 25 हो जाएगा। 25 कटा, ठीक है, इतनी बात। अरे 25 ही आएगा ना। तो 25 कटा तो कितना आ गया? -9 आ गया कि नहीं आ गया? क्या करिए? अच्छा 10 की पावर 6 भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खुश हो जाओ। ठीक है, तो कितना हो गया? 50 में से 6 गया 44, तो 22 आ गया ऊपर। 22 आ गया तो 34 में से 22 गया तो -12। ये खत्म हो गए सारे। एक बात बताओ, अगर लेमडा 10 की पावर -12 के ऑर्डर का आ रहा है, ये न्यूक्लियस से बड़ा साइज हो गया कि नहीं हो गया? अबे 100 गुना हो गया न्यूक्लियस से। 100 नहीं, 1000 गुना हो गया। अगर न्यूक्लियस को मैं फर्मी मीटर के ऑर्डर का रेडियस का मान रहा हूँ तो उससे 1000 गुना का हो गया कि नहीं हो गया? मतलब उसके अंदर रिसाइड ही नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है? क्या लिखा था हमने अभी तक? जल्दी बताओ मुझे। corresponding to this energy corresponding to this energy corresponding to this energy de Broglie wavelength associated with electron de Broglie wavelength associated with electron will be more than 1000 times size of nucleus। हाँ या ना? more than 1000 times size of nucleus, therefore electron cannot reside inside nucleus। अब यहीं पर प्रोटॉन होता तो यहाँ होता 1.67 इंटू 10 की पावर -27, तो जरा देखो अपने आप क्या हो जाता? छोटा हो जाता। अरे -27 और ये कितना था? -19 है ना। -27 और -19 कितना होगा निकम्मा? या 6 कर दो तो -13, -40 हो गया। -20 ऊपर आया, 20 ऊपर आया तो -34 प्लस 20 कितना? -14 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10 की पावर -15 के ऑर्डर का। ठीक है, तो वो आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है हमारे पास? क्या लिखा हमने? रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी बात। बट if same energy is associated with proton or neutron,
इफ सेम एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर उतनी एनर्जी हम किसको दे दें, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को, ठीक है, इट्स डिब्रोगली वेवलेंथ, its de Broglie wavelength will be corresponding to the size of nucleus, हाँ या ना, corresponding to the size of nucleus। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इतनी बात। अब हम बात करें भाई, अब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पे आ जाए, ठीक है, इतनी बात। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स आर व्हाट, न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लगा सकते, ना प्रोटॉन पे ना खुद पे आपस में, ना किसी दूसरे प्रोटॉन पे ना खुद में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे तो न्यूक्लियस को क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी हाईली स्टेबल एंटिटी, एनर्जी किस ऑर्डर की आ रही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, ठीक है, इतनी बात। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कोई और भी चीज है जो क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी न्यूक्लियस को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं उसे कहूं कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से काफी क्या होता है, वीक होता है, ठीक है, इतनी बात। अरे पढ़ा हुआ है हमने, 100 गुना वीक होता है, ठीक है, इतनी बात। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो अट्रैक्शन का रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता इतनी स्टेबिलिटी के लिए, तो कोई और फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स। तो लिखो जरा, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, लिखो, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन between due to electrostatic force of repulsion between protons of nucleus, nucleus should be highly unstable, हाँ या ना, और ये सुनो, but stability to nucleus is provided by nuclear force of attraction between nucleons। अब इसी फोर्स को हमें पढ़ना आगे, है ना। स्टेबिलिटी टू न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इतनी बात। अब इस फोर्स के बारे में कल बात करेंगे, तब देखते हैं क्या